वो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो देयर इज क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. वी शुड नॉट मिसअंडरस्टूड दैट बोथ टर्म्स कम्युनिकेट द सेम मीनिंग. Environment means whatever around us is known as environment, but not ecology. Ecology studies the relationship between man and nature. दोनों चीज़ों में कभी आपको मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए. इन्वायरमेंट इज ए बिगर टर्म, लार्जर टर्म, एंड इकोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. जो भी आपके इर्द गिर्द है वो सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन इकोलॉजी नहीं है, क्योंकि इकोलॉजी के अंतर्गत हम मैन और नेचर के रिलेशनशिप की चर्चा करते हैं. Generally, there are three types of relationship between nature and man. Number one, nature is superior. प्रकृति सर्वोच्च है. Number two, man is superior. And number three, man and nature both are interdependent and interconnected to each other. These are three types of relations may be possible between man and nature. देखो, जब मैन और नेचर के रिलेशनशिप की बात करोगे तो तीन ही तरह की पॉसिबिलिटी है, चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं. द सेकेंड कंसेप्शन इज मैन इज सुपीरियर. And this viewpoint was basically supported by Christianity. देखो बेटे, मनुष्य सर्वोच्च है ऐसा क्रिश्चियनिटी में माना गया है. और क्रिश्चियनिटी में माना गया कि जो ये अर्थ है, ये अर्थ पर सबसे ज्यादा सेंटर में केवल और केवल मनुष्य है. एंड एवरीथिंग इज ओनली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन. मनुष्य सर्वोच्च है और प्रकृति में जो कुछ भी है वो मनुष्य के भोग के लिए बनी है. और बेटे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को तुम लोग जानते होगे, बड़ा फेमस टर्म दिया गया जिसे कहा गया एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जिसको तुम कहते हो मानव केंद्रित नीतिशास्त्र है. इसकी एक दो खासियत है, और पहली खासियत तो ये है कि इसने मनुष्य और प्रकृति के बीच एक खाई पैदा कर दिया. Since man is the superior of the universe, and so that there is a gap between man and nature, because nature is only for the fulfillment of the requirement of man. आई मैडम नमस्कार, स्वागत है प्रोफेसर मंजरी शुक्ल मैडम का. जब मनुष्य को सर्वोच्च माना गया तो दूसरी चीज ये मानी गई कि केवल मनुष्य में ही इंट्रिंसिक वैल्यू है. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है स्वतः साध्य मूल्य. ओनली मैन इज इंपॉर्टेंट, मैन हैज वैल्यू इन इटसेल्फ, एंड एक्सेप्ट मैन एवरीथिंग हैज इट्स ओन एक्सट्रिंसिक वैल्यू. दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सबका साधन मूल्य है, साध्य मूल्य कोई नहीं है. और बेटे, इसमें बढ़ोतरी होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, बड़े बड़े माल का प्रोडक्शन शुरू होता है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन शुरू होता है.
तो यदि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो लार्ज स्केल पर कंजम्पशन भी होना चाहिए। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड के बाद एक नई तरह की सोसाइटी का जन्म दिया जिसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म बेस्ड सोसाइटी। कंज्यूमरिज्म बेस्ड सोसाइटी का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, टू मैक्सिमाइज आवर कंजम्पशन। और इसीलिए जो सोसाइटी बनती है वो नीड बेस्ड ना हो करके ग्रीड बेस्ड होती है। कंज्यूमरिज्म बेस्ड सोसाइटी के एक ही फिनोमिना ही होता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन बढ़ाओ। और इसीलिए कहा जाता है कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति होती है वो आवश्यकता पर आधारित ना हो करके लोभ पर आधारित होती है। आप देखते हैं ना, अक्सर पढ़ते होंगे बाय वन गेट वन फ्री। आपके अंदर ग्रीड पैदा किया जाता है, आपके अंदर लोभ पैदा किया जाता है। आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी ज़रूरत पैदा की जाती है ताकि आप में भोग की प्रवृत्ति बढ़े। नीड की सीमा होती है, हमारी आवश्यकता की सीमा होती है। और गांधी जी ने इसकी सीमा निर्धारित कर दिया कि जो समाज में सबसे बॉर्डर लाइन ग्रुप है, जो पेरीफेरी पर बैठा हुआ है, उसकी जो जरूरत है वही हमारी भी जरूरत है। देयर इज ए लिमिट्स ऑफ नीड बट देयर इज नो नीड, देयर इज नो लिमिट्स ऑफ ग्रीड। लोभी व्यक्ति क्या करता है बेटे? लोभी व्यक्ति में दो तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। एक तो वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने बारे में सोचता है, और दूसरी इसी का बाई प्रोडक्ट निकलता है कि वो समाज के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है, संवेदना शून्य हो जाता है। और इन दोनों का प्रभाव ये होता है कि वो चाहे मनुष्य हो चाहे प्रकृति हो, सबका मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देता है। और बेटे यहीं पर नेचुरल कैलेमिटीज या इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रीडी व्यक्ति होता है वो विशेष तरह के चश्मे से पूरी सोसाइटी को देखता है जहां अपने सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता है। और यदि दूसरा कोई है भी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति हो, वो एक वस्तु के रूप में नजर आता है जहां जिसका जितना मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। और यही फिनोमिना समाज में एक डिस्पैरिटीज पैदा करती है, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस पैदा करती है। डिप्लेशन इन ओजोन लेयर। आप देखते हैं सीएफसी का हम जितना ज़्यादा उत्सर्जन करेंगे ओजोन लेयर में होल कर रही है, बर्फ पिघल रहा है। निकट भविष्य में कई आइलैंड समाप्त हो जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिफरेंट तरह के साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, these are the result of the maximum exploitation of nature. ये रहा whenever man is superior। तो जब मैन सुपीरियर होगा तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे। ये उसका बाई प्रोडक्ट, ये उसका रिजल्ट होता है। और इसीलिए बेटे एक नया अप्रोच डेवलप किया गया कि मैन एंड नेचर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इन दिस इकोसिस्टम नो वन इज सुपीरियर and everything has its own intrinsic values. No one will be treated as a means for the fulfillment of the desire and requirements of other person. Everything will be treated as a end
everything has its own intrinsic value in this cosmos, in this ecosystem. तो जब हम मैन और नेचर के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पहली जो व्यू थी वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जिसको मानव केंद्रित नीतिशास्त्र कहते हैं। बेटे यहाँ पर आकर के दो तरह की इकोलॉजी डेवलप हुई, एक बायोसेंट्रिक और दूसरा इकोसेंट्रिक व्यू। 20वीं शताब्दी में दो तरह की इकोलॉजी डेवलप होती है, बायोसेंट्रिक एंड इकोसेंट्रिक। बायोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक को हम लोग सामान्य रूप में एक ही समझ लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन एक मतलब नहीं होता है। चौक है क्या? ये मैन है, ये लिविंग बीइंग्स है, ये नॉन लिविंग बीइंग्स है और ये मनुष्य सेंटर है। तो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू थी उसमें मैन को ही सेंटर में लिया गया और इसी की इंट्रिंसिक वैल्यू, स्वतः साध्य मूल्य माना गया और कहा गया कि मनुष्य ही श्रेष्ठ है इस यूनिवर्स में, इसलिए जो कुछ भी है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है। बेटे जब बायोसेंट्रिक व्यू आती है, जब मैन और नेचर के रिलेशनशिप की बात करते हो, तब इस पैमाना को यहां से एक्सपेंड करके यहां तक ले लिया गया और बायोसेंट्रिक व्यू में यह माना गया कि केवल मनुष्य ही सेंटर में नहीं है, बल्कि ये जो लिविंग बीइंग्स हैं, मैन, एनिमल, प्लांट्स, ये जो भी लिविंग बीइंग है वो सब सेंटर में आ गए। ये बायोसेंट्रिक एथिक्स है, इकोलॉजी है। लेकिन हम सोचते हैं कि बायोसेंट्रिक इकोलॉजी और इकोसेंट्रिक ये दोनों एक ही है। नहीं, इकोसेंट्रिक में इसको एक्सपेंड करके यहां तक ले आ दिया गया और इसके अंतर्गत अब लिविंग बीइंग नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग को भी जोड़ दिया गया। अब देखिए एक्सपेंशन हो रहा है। जब हम मैन नेचर रिलेशनशिप की बात करते हैं और ये कहते हैं कि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, देन देयर इज नो गैप बिटवीन मैन एंड नेचर। नो वन इज सुपीरियर, no one has made only for the fulfillment of the requirement of person, but everything has its own intrinsic value. So now man, this position is dislocated and gradually expand towards living being and living being to non-living things. बेटे जो इकोसेंट्रिक इकोलॉजी है, व्यू है, उसमें मनुष्य के साथ साथ लिविंग बीइंग की बात की गई और लिविंग से और आगे बढ़ गया, अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात होने लगी। हम उसके अंतर्गत सॉइल की बात करते हैं, हम उसके अंतर्गत एयर की बात करते हैं, हम उसके अंतर्गत वाटर की बात करते हैं। अब नॉन लिविंग बीइंग को भी इसके अंतर्गत ले दिया गया। ये कहा गया इकोसेंट्रिक एथिक्स। आप सब जानते हो कि जो बायोसेंट्रिक व्यू था उसके जो चैंपियन थे वो अल्बर्ट श्वेइजर जर्मन दार्शनिक था और पॉल टेलर, ये दो उसके एक्सपर्ट थे जिन्होंने बायोसेंट्रिक व्यू पॉइंट को डेवलप किया था। लेकिन जब इकोसेंट्रिक व्यू पॉइंट आया तो इसमें नाम आता है अल्डो लियोपोल्ड का, जिन्होंने 1949 में इकोसेंट्रिक व्यू को क्वाइन किया और ये कहा कि मैन और नेचर में केवल मनुष्य की बात नहीं करोगे, केवल लिविंग बीइंग की बात नहीं करोगे, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत हमें बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को ले आना पड़ेगा। और कहा कि इस कॉस्मोस में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सुपीरियर है। बेटे इसी बात को 1972 में एक नॉर्वे का थिंकर था अर्नेनिस, और अर्नेनिस ने क्वाइन किया
और अर्नेनिस ने एक नया टर्म कॉइन किया जिसको कहते हैं डीप इकोलॉजी। एंड नाउ ही डिस्टिंग्विश बिटवीन डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी और सरफेस इकोलॉजी। So now ecology may be divided into two different types. One is surface ecology or shallow ecology, another is deep ecology, सतही पारिस्थितिकी और गहन पारिस्थितिकी। So the term deep ecology was coined by Arrhenius, जो नॉर्वे का था। But how can you distinguish between deep ecology and shallow ecology? There are some grounds given by Arrhenius. एक दो चीजों की चर्चा करते हैं। जब सैलो इकोलॉजी की बात करते हैं तो सैलो इकोलॉजी इज डिफरेंशिएट बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन एंड नेचर, इट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन मैन एंड नेचर, man against nature, and the concept of deep ecology is man towards nature। देखो, ये नेचर है और ये मनुष्य है, तो मनुष्य में मैन और नेचर के बीच में एक खाई पैदा कर दिया गया। और ये जो इकोलॉजी आई, इट इज मैन अगेंस्ट नेचर। मनुष्य और प्रकृति में खाई पैदा कर दिया गया। और जब शैलो इकोलॉजी की बात आई तो कहा कि नहीं, मैन विथ नेचर, मैन्स मूवमेंट टुवर्ड्स नेचर। अब यहां से मैन, इसका मूवमेंट नेचर की ओर होता है, एंड देयर इज नो गैप बिटवीन मैन एंड नेचर। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीप इकोलॉजी। यही नहीं, इसमें यह माना गया कि शैलो इकोलॉजी मानती है कि केवल मनुष्य का इंट्रिंसिक वैल्यू है, मनुष्य अपने आप में स्वतः साध्य है। एक चीज और बता दूं कि जब बायो इकोलॉजी आई, इकोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक, यहीं पर एक नई तरह की इकोलॉजी डेवलप हुई है रिसेंटली, जिसको इको फेमिनिज्म का नाम से दिया जाता है। और इको फेमिनिज्म एक तरह का मूवमेंट है जिसमें यह माना गया कि प्रकृति और महिलाएं, इन दोनों ने सृष्टि को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज तक इनका एक्सप्लॉइटेशन ही होता रहा है। महिलाएं सर्जन करती हैं, सृष्टि का क्रिएशन करती हैं, और प्रकृति भी डेवलप करती है, लेकिन दोनों को बैकफुट पर भेज दिया जाता है। तो मनुष्य प्रकृति और महिलाओं को, स्त्रियों को लेकर के एक नई तरह की इकोलॉजी डेवलप हुई, जिसको इको फेमिनिज्म का इकोलॉजी कहते हैं, और जिसमें यह कहा गया कि अब हमें दोनों के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। अभी तक जो भी इकोलॉजी है, अभी तक जो भी फिलॉसफी है, अभी तक जो भी सोसाइटी है, वो सब मेल डोमिनेंट रही है और बॉर्डर लाइन पर महिलाएं रही है। महिलाओं को कभी सेंटर में स्थान नहीं दिया गया। अब जरूरत आ गई है जब हम महिलाओं को भी सेंटर में, उनके भी महत्व को समझें, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू को समझें, प्रकृति के इंट्रिंसिक वैल्यू को समझें, और इसीलिए इको फेमिनिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जब हम शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें यह माना गया कि केवल मनुष्य का अपने आप में स्वतः साध्य मूल्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रकृति का अपने आप में स्वतः साध्य मूल्य है। बेटे, जो शैलो इकोलॉजी है वो मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, क्योंकि इस, जैसे चरवाक आप लोगों ने पढ़ा ना, यावत् जीवेत सुखम जीवेत तृणम गित्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चरवाक फिलोसफी में
जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से एक को तो खत्म कर दिया गया है, मोक्ष नहीं है। धर्म को भी खत्म कर दिया गया कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो जो नई तरह की चरवाक आए उन लोगों ने कहा कि काम एव एक अपवर्ग है। द ओनली समम बोनम ऑफ लाइफ इज द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। काम केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट नहीं है। काम मीन्स कामनाएं, डिजायर्स, एनी काइंड्स ऑफ डिजायर इज कंसिडर्ड अंडर काम। लेकिन कामनाओं की सिद्धि कैसे होगी? तो उसके लिए अर्थ चाहिए। मैडम उसके बारे में ज्यादा बताएंगे, इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत पढ़ाएंगे लोग। तो काम निःश्रेयस है और काम की पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए हमें साधन की जरूरत है और वो साधन हमारा है अर्थ। तो अर्थ और काम को लेके चला, इसलिए इसके अप्रोच को मेटेरियलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। बेटे जो सेलो इकोलॉजी है इट इज मेटेरियलिस्टिक इन इट्स टेम्पर। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य का केवल वैल्यू है तो मनुष्य के अलावा जो कुछ भी है वो मैटर के रूप में ट्रीट होगा, और इसीलिए यदि मैटर के रूप में ट्रीट होगा तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ये हमारा धर्म हो जाता है। डीप इकोलॉजी इज ए स्पिरिचुअलिस्टिक। आई एम नॉट यूजिंग द टर्म रिलीजियस। There is a huge gap between religion and spirituality. बेटे जो धर्म है वो अध्यात्म नहीं है, ये मान करके चलना। इस पर अलग से 2-3 लेक्चर हो जाएगा, इसलिए उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन धर्म में रिचुअलिज्म बेस्ड होता है धर्म, और जो अध्यात्म होता है वो कंडक्ट बेस्ड होता है, उसमें आचरण प्रदान होता है। एक हिब्रू था, वो चर्च गया कन्फेशन करने, तो चर्च के पादरी ने कहा कहाँ आए हो? कहा कन्फेशन करने, जीसस से मिलने आए हैं। प्रीस्ट ने कहा कि जीसस से मिलने आए हो, हमसे नहीं मिलोगे? कहा नहीं, जीसस से मिले। कहा भाग जाओ, मार दूंगा तुम्हारा पैर टूट जाए। भाग बदमाश कहीं, कहा हमसे नहीं मिलेंगे, जीसस से मिलने आए। भगा दिया। वो हिब्रू चर्च से बाहर आ गया, रोते रोते परेशान हो गया और रोते रोते सो गया घर। निद्रा में जीसस खुद आए जब सो गया तो, और जीसस कहे कि रो क्यों रहा? कहा मैं चर्च गया था जीसस से मिलने, और वहाँ के पादरी ने कहा भाग जाओ, मार दूंगा तुम्हारा पैर टूट जाएगा। बदमाश कहीं का, हमसे नहीं मिलेंगे, जीसस से मिलेंगे। तो कहा इसमें रोने की क्या बात है? मैं खुद जीसस हूँ, और मैं 10 साल हो गया चर्च के अंदर गए, हमको खुद बाहर करके रखे हुए है। वो जो प्रीस्ट है वो हमें खुदे बाहर ढकेले हुए 10 साल से मैं नहीं जा पाया चर्च में, तो तुम कैसे जा पाओगे जबकि मैं खुद जीसस। बेटे इन धर्म रिचुअलिज्म इज द क्लाइमैक्स एंड एवरीथिंग एट द पैराफेरी। और यदि सब कुछ पैराफेरी पर आपने कर दिया तो जो मूल चीजें धर्म की थी वो हमारा छूट गया, वो होता है हमारा आचरण। एक लाइन बता के फिर मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। आ जाओ बेटे। वेदव्यास जी से सुनो, छोड़ दो, जहां जगह हो बैठ जाओ, देखो जगह दे दो, जहां जगह। वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि व्यास जी आपने तो इतने धर्म ग्रंथों की रचना किए हैं, वेदव्यास जी आपने तो इतने धर्म ग्रंथों की रचना किया है, आप बताइए धर्म क्या है? वेदव्यास जी ने कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्या चाप्यवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ऑलवेज रिमेंबर द बिहेवियर यू डोंट लाइक फ्रॉम अदर्स, यू शुड नॉट बिहेव विथ अदर्स। धर्म तो हमारा कंडक्ट है, और ऐसा व्यवहार
जिसे हम स्वयं दूसरों से अपने प्रति पसंद नहीं करते हैं, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बेटे, ये धर्म इज कंडक्ट, इट इज नॉट रिचुअल्स, इट इज नॉट something kind, a special kind of performance before deity, but it is our conduct. Shallow ecology is materialistic, but deep ecology is spiritualistic in its temper. ये बहुत कुछ आध्यात्मिक है। सैलो इकोलॉजी केवल राइट की बात करती है, अधिकार की, और डीप इकोलॉजी राइट के साथ साथ ड्यूटी की भी बात करती है। तो ये था कंट्रीब्यूशन अर्नेनिस का, जिन्होंने सैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी का भेद करते हुए और ये दिखाने का प्रयास किया कि मैन और नेचर के बीच में एक अनिवार्य संबंध है, अतः हमें नेचर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन बेटे, ये बात यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि एक अमेरिकन थिंकर है फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा, उसकी 2 बुक बहुत प्रमुख है। द टर्निंग पॉइंट जो 1982 में पब्लिश हुई, और दूसरा है द वेब ऑफ लाइफ जो 1996 में पब्लिश हुई। और द वेब ऑफ लाइफ में इतना बढ़िया, उसको पढ़ने आप पढ़िएगा, इतना बढ़िया एग्जाम्पल देता है। और वो कहते हैं कि वेब ऑफ लाइफ, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, वेब ऑफ लाइफ। In this cosmos, everything is interconnected to each other, and there is no gap between two things. It is just like a brick. देखो इधर, ये दीवार है ना, ईंट से बना हुआ है, तो प्रत्येक ईंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टेड भी है। सो इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड, everything in this cosmos is interdependent and interconnected to each other. बहुत बढ़िया उदाहरण देता है कि एक साइंटिस्ट गुलाब की खुशबू को देखना चाहता है और एक पंखुड़ी को देखता है और कहता है क्या ये सुंदर है, हटा देता है, फिर तोड़ता है क्या ये सुंदर है, और इस तरह पूरी गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ देता है और उसे सुंदरता का बोध नहीं होता है, क्योंकि सुंदरता पंखुड़ियों में नहीं बल्कि टोटलिटी में है। एक आदमी अपने दोस्त के साथ जंगल देखना जाता, कहता है कि मुझे जंगल दिखा दो, ये कोट करते हैं, वो उसी जंगल से होकर के जाता है, और जब जंगल के बाहर आता है तो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने जंगल देखा? कहा नहीं, जंगल तो नहीं देखा, कुछ पेड़ पौधे जरूर देखा मैंने। तो कहा कि जंगल आइसोलेशन में नहीं समझ सकते हो, जंगल को समझना है तो तुम्हें टोटलिटी में समझना पड़ेगा। और यही व्यू पॉइंट जो होलिस्टिक स्टैंड है, ये फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा देते हैं द वेब ऑफ लाइफ में। ये होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो प्रकृति में है, जितनी चीजें हैं वो सब अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं और सब एक अपने आप में जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें हर एक की खूबसूरती को रिगार्ड करना होगा, हमें हर एक चीज को इंपॉर्टेंस देना होगा, और जब हर एक चीज का इंपॉर्टेंस देंगे तब हम दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ एक हमारा रिलेशनशिप होगा जिसे कहेंगे कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, सहभोग, सहभोग की भावना। हम प्रकृति से उतनी ले जितनी हमारी जरूरत हो, बाकी प्रकृति को छोड़ दें। ये कंसेप्शन कैप्रा डेवलप करता है, इसी को सिस्टम व्यू का नाम देता है। सिस्टम व्यू कहता है तो कहता है कि सिस्टम व्यू मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म की बात करता है। जैसे साइकिल है, साइकिल में हैंडल है, पेंडल है, सीट है, कवर है, सब है। ये एक होलिस्टिक व्यू है, ये एक ऑर्गेनिक रिलेशन है। और इस ऑर्गेनिक रिलेशन में बेटे यदि किसी एक पार्ट को हटा दोगे तो साइकिल का पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। तो इसको सिस्टम व्यू कहता है। हम लोग लेबनिज पर एक क्वेश्चन पूछा था लेबनिज के छिद्रों के बारे में, तो एक लड़का कॉपी में लिखा था कि लेबनिज का छिद्रों
अफ्रीका महादेश में पाए जाने वाला बहुत बड़ा जानवर होता है प्रोफेसर स्टैंड के अनुसार। लेकिन प्रोफेसर सीट इसका खंडन करते हैं और इस बात को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अफ्रीका में नहीं, ये सर्वव्यापी होता है। लेकिन प्रोफेसर टायर ने फिर इसका समर्थन, जब कॉपी देखा गया तो देखा गया कि जितने प्रोफेसर हैं उनके नाम के पहले साइकिल के जितने पार्ट थे सबको लगा दिया था। प्रोफेसर टायर, प्रोफेसर ट्यूब, प्रोफेसर हैंडल, प्रोफेसर पैंडल, प्रोफेसर सीट, प्रोफेसर कवर। तो तुम लोग ऐसा मत करना। ये सिस्टम व्यू कहते हैं। सिस्टम व्यू का मतलब क्या हो गया कि द होल ऑर्गेनिज्म इज ए सिस्टम एंड देयरफॉर वी हैव नो राइट टू डिमिनिश द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर। कोई चीज अपने आप में नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के साथ चलती है। और इसीलिए आगे चलकर के एक ब्रिटिश थिंकर है केमिस्ट्री का बहुत बड़ा, जेम्स लवलॉक। जेम्स लवलॉक ने गाया हाइपोथेसिस की बात किया। गाया हाइपोथेसिस। और गाया हाइपोथेसिस, बेटे गाया शब्द का प्रयोग गॉडेस के सेंस में हुआ है। और कहता है कि जो जैसे हमारे यहाँ ना कि पृथ्वी माता है, तो हमारे यहाँ तो वैदिक ट्रेडिशन से चला रहा है कि पृथ्वी माता है। जेम्स लवलॉक जो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कॉलर है, और उसने अपने अध्ययन में देखा कि इस इकोसिस्टम में हम जितनी चीजें देख रहे हैं वो सब तो जुड़ी हुई हैं। इसलिए वो कहता है, गाया हाइपोथेसिस देता है, अर्थ गॉडेस की बात करता है कि धरती हमारी माँ है, इसलिए हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेटे इन्हीं सब परंपराओं में आकर के आज 2-3 तरह के कंसेप्ट डेवलप किए गए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेशन इज नॉट ओनली प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन इज नॉट जनरेशन बट कंजर्वेशन, बट कंजर्वेशन इज इक्वल टू प्रिजर्वेशन प्लस रीजनरेशन। ये चीजें ध्यान रखना कि कंजर्वेशन को जनरली हम प्रिजर्वेशन समझते हैं, लेकिन केवल प्रिजर्वेशन नहीं है। प्रकृति का हमें केवल संरक्षण नहीं करना है, बल्कि प्रकृति के संरक्षण करना है, और इधर देखो उसका संवर्धन भी करना है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नेचर, बट ओनली प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन इज नॉट सफिशिएंट, बट वी विल हैव टू रीजनरेट इट। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है मैडम, कि बुद्ध अपने सारे जितने मोंग थे उनके लिए आदेश किया था कि सारे मोंग कम से कम 5 वृक्ष लगाएंगे और लगा के छोड़ नहीं देंगे। जब तक कि वो पूर्ण वृक्ष नहीं बन जाता तब तक उसका संरक्षण करेंगे। बेटे तो कंजर्वेशन केवल प्रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि रीजनरेशन भी है। और इसी प्रकार एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया प्रकृति के संरक्षण के लिए, जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। आगे आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि पापा हमारे लिए क्या छोड़े हो, एंड वी विल हैव टू रिप्लाई इट। हमें बताना पड़ेगा कि हमने प्रकृति का दोहन किया है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट डेवलप होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आना गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल कंजम्पशन। Consumption may be of 2 types. It is based on self-indulgence and it may be based on self-sacrifice. जब हम कंजम्पशन करते हैं किसी चीज का तो 2 चीजों का ध्यान रखो। सेल्फ इंडल्जेंस, प्रकृति है उसको भोग समझ करके भोगना,
और कंजम्पशन भी सेक्रीफाइस, त्याग के साथ भोगना। तो हमें प्रकृति को केवल और केवल भोग की वस्तु नहीं समझना है, बल्कि हमें प्रकृति को सेक्रीफाइस, त्याग के साथ भोगना है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को हम रिप्लाई कर सकें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट डेवलप हुआ। अब मैं फाइंडिंग करता हूं। इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे समझ पाएंगे? देखिए, आप चूंकि भारतीय दर्शन के सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो भारतीय दर्शन में एक कंसेप्ट भगवान बुद्ध का है जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद का जो मेन कंसेप्ट है कि एवरीथिंग इन दिस कॉस्मोस डिपेंड्स अपॉन अदर थिंग्स। ये बताओ कि यदि दुनिया में सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड है, मान लो कि ये पूरी दीवार है और दीवार पूरे ब्रिक से बनी हुई है और हर एक ब्रिक एक दूसरे पर डिपेंड है और इंटरकनेक्टेड है, तो एक भी ब्रिक को हम हटाएंगे तो क्या होगा? पूरी की पूरी दीवार ध्वस्त हो जाएगी। इथिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जो हमारी संरक्षण करता है, जो हमारी किसी भी रूप में किसी भी तरह मदद करता है, तो उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। वी शुड थैंकफुल टू नेचर। 3 चीजें ध्यान रखो। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? वाटर, एयर, मेडिसिन्स, फूड, which are the essential need for human being। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। जो ऑक्सीजन हमें प्रकृति रूप में मुफ्त मिल रही है और उस ऑक्सीजन हम मशीन से ले रहे हैं, उसका कीमत चुका रहे हैं। बेटे, क्या उसके प्रति हमारी कोई कृतज्ञता नहीं है? जो प्रकृति हमें मुफ्त में मेडिसिन दे रही है, जितनी तरह की मेडिसिन, तुम लोग होम्योपैथी अध्ययन करोगे, मैं थोड़ा सा इधर अध्ययन किया, तो इस कॉस्मोस में जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लोरा फोना जितने भी हैं, सबकी अपने आप में एक मेडिसिनल वैल्यू है। एक बहुत सुंदर कथा है कि गुरुकुल से एक विद्यार्थी गुरु से शिक्षा लेकर के जब जाने लगा, तो गुरुदेव ने उसकी परीक्षा लेने को कहा और कहा कि ठीक है, अब जा रहे हो तो ये जो हमारा आश्रम है इसको सफाई करके जाना, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है। बेटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो सफाई करते रहा। अंत में आकर के कहा कि गुरुदेव, इसमें जितने हर्ब्स हैं, चाहे फ्लोरा चाहे फोना, जितनी भी हैं, मैंने पाया कि हर एक की अपने आप में मेडिसिनल वैल्यू है। मैं किसको उखाड़ के फेंक दूं? कहा तुम ही मेरे योग्य शिष्य हो। देखिए, जितनी मेडिसिनल वैल्यू है सारे हर्ब से आ रहे हैं, तो हमें कौन सा राइट है कि हम इसको हार्म करें? फूड, जितनी भी एसेंशियल चीजें। नंबर 2, प्रकृति हमें ओजोन लेयर, तुम लोग समझ रहे हो ना, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर वो होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से आती है उसकी अवशोषण करती है। और तब हमारे प्रकृति, ये जीवन है हम लोगों का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से हम बचे हुए हैं। यदि ओजोन लेयर ना होता तो शायद इस धरती पर आबादी की परिकल्पना नहीं कर सकते। बेटे, उस ओजोन लेयर को बनाया कैसे? किसने बनाया? ये केवल मानव कल्पना। अंटार्कटिका में एक ओजोन लेयर में होल हो गया है, छोटा सा, बर्फ पिघल रहे हैं। दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं सब लग गए हैं, लेकिन एक होल को नहीं भर पा रहे हैं। बेटे, ये प्रकृति ने हमें मुफ्त दिया है, जो हमारे जीवन को संरक्षण कर रहा है।
और यही नहीं, प्रकृति हमारी सुख और शांति में भी अभिवृद्धि करती है। जब आप बहुत मानसिक रूप से परेशान हो तब प्रकृति की गोद में जाना पसंद करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि चलो भाग चले पूरब की ओर, ऐसा नहीं कहते हैं। आप प्रकृति की गोद में जाते हैं और प्रकृति में गोद में जाकर के आपको अभूतपूर्व शांति और आनंद की अनुभव होती है। तो बेटे, जो प्रकृति हमें इतनी चीजें प्रोवाइड कर रही है मुफ्त में, क्या हमारे कोई उसके प्रति कर्तव्य नहीं है? कोई कृतज्ञता नहीं है? कोई थैंक्स नहीं है? इसीलिए ध्यान रखो कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, इसलिए भी क्योंकि प्रकृति जो अमूल्य रत्न हमें प्रदान कर रही है वो शायद पैसे से हम नहीं खरीद सकते। ये तो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। यदि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो एक ही श्लोक याद रखना, और यह श्लोक गांधी जी को बहुत पसंद था। गांधी जी ने कई बार कोट किया। ईशोपनिषद का श्लोक है, पहला श्लोक है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्विधनम। बेटे, गांधी जी ने कहा कि मैंने जब इस श्लोक को पढ़ा तो पुनः मेरा जीवन ही बदल गया। क्यों? ईशावास्यमिदं सर्वम। बेटे, जगत के कण कण में ईश्वर का वास है। तो भेद कहां से आया? कहते हैं कि जब जगत के कण कण में ईश्वर का वास है तो हमें यह राइट नहीं है कि हम किसी चीज को हार्म कर सकें। इसको ऐसे समझो कि कोई भी व्यक्ति है, तुम लोग थोड़ा लॉजिकली प्रेजेंट करें, हर एक व्यक्ति है, लेकिन फिलॉसफी या नॉन फिलॉसफी समझ बचते हैं कि मनुष्य केवल मशीन नहीं है, केवल वस्तु नहीं है, बल्कि वो चेतन भी है, चेतन भी है। बेटे, शरीर के स्तर पर तो सब में भेद है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको अलग कर लो और चेतना के स्तर पर आओ। तो क्या आत्मा भी ब्राह्मण है? क्या आत्मा क्षत्रिय है? क्या आत्मा वैश्य है? क्या आत्मा शूद्र है? आत्मा का स्वरूप क्या है? एक मैडम आपको कथा बताते हैं महाभारत की। सुखदेव और उनके जो पिताजी थे वेदव्यास जी, वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव थे और दोनों रास्ते में जा रहे थे। देखो इधर, ध्यान से समझो, इधर देखो देवी, मैं इधर बोल रहा हूं। सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र थे और दोनों रास्ते में जा रहे थे। हमारी कुछ बहनें स्नान कर रही थी तालाब में, तो सुखदेव जी आगे आगे गए। उनका लड़का 16 साल का लड़का था, और जब वो सुखदेव जी गए तो वो उसी तरह नहाती रही। शरीर पर वस्त्र है नहीं है इसका कोई ख्याल नहीं। 2 मिनट बाद वेदव्यास जी, उनके पिताजी गुजर रहे हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। और ज्यों ही वो गुजरने लगे तो हमारी बहनों ने उत्तर दिया कि अरे शरीर ढक लो, व्यास जी आ रहे हैं। व्यास जी को बहुत बुरी बात लग गई। मैं बूढ़ा आदमी किसी काम का नहीं, मैं 100+ हूं और मेरे से ये पर्दा कर रही है, और जिसे पर्दा करना चाहिए मेरा बेटा सुखदेव जा रहा है, बेपर्दा है, बड़ी बदतमीज है, ये तो मेरा अपमान की। आके जाके बैठ गए। जब स्नान करके हमारी बहनें गुजर रही थी तो कहीं इधर इधर आओ, इधर आओ, आओ, मारेंगे बहुत मुका मुका, आ जाओ इधर। आई, कहे तुम सबने मेरा अपमान किया है। कहे व्यास जी हम लोग छोटे आदमी, हम लोग आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं किया है तुम। मेरा बेटा गया तो उसी तरह नहा रही थी, मैं गया तो शरीर ढक रही हो, बदमाश कहीं का। उन बहनों का उत्तर कितना महत्वपूर्ण था कि व्यास जी आपकी उम्र 100+ हो गई है, लेकिन आपकी भेद दृष्टि मरी नहीं है। आप अभी भी स्त्री पुरुष का भेद कर रहे हैं, और सुखदेव जो आपका पुत्र है उसकी भेद दृष्टि ही खत्म हो गई है। वो तो शरीर से ऊपर उठ करके
आत्मरमण करता है और जो आत्मरमण करने वाला है उसकी भेद दृष्टि कैसी है? बेटे, यदि इस आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रकृति के ऊपर विचार करें तो फिर प्रकृति में भेद कैसा है? किस में भेद है? फिर अपने और प्रकृति के बीच खाई कैसे? फिर आप अपने आप को प्रकृति का विजेता कैसे मान लेते हैं? वास्तव में मनुष्य जो प्रकृति का अंग है वो प्रकृति का विजेता मान लेता है और यही से प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक खाई शुरू हो जाती है। वास्तविकता यह है कि नानक साहब जब मस्जिद में खुदा की तरफ पैर करके लेटे हुए थे, एक मौलाना आया, कहा नाहक, बदतमीज, नापाक, खुदा की तरफ पैर करके लेट रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नानक साहब ने कहा जहां तुम्हारा खुदा नहीं है वहां मेरे पैर कर दो। उसने उठाया और 90 डिग्री घुमा दिया, 90 नहीं 180 डिग्री, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ। तो देखा उधर मस्जिद आ गया। कहें ये तो कोई जादूगर लग रहा है। फिर उधर से 90 डिग्री पर घुमा दिया, फिर उधर मस्जिद आ गया। कहा ये तो जादूगर लग रहा है। नानक साहब ने कहा कि जिधर तुम्हारा खुदा नहीं है उधर मेरा पैर कर दो। बेटे, खुदा कहाँ नहीं है? एक फकीर ने कहा जाहिद, जाहिद कहते हैं जो मौलाना होता है मस्जिद का, उसको जाहिद बोलते हैं। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा न हो। बेटे, यदि हमारी ये दृष्टि हो गई कि हर कण कण में उसी परमात्मा स्वरूप चेतना को देखें, तो क्या फिर भी हमारी भेद दृष्टि रह जाएगी? क्या फिर भी हमारे में शोषण की प्रवृत्ति रह जाएगी? क्या फिर भी मैं अपने आप को प्रकृति का विजेता समझ लूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तव में मनुष्य प्रकृति का अंग है। परेशानी तब होती है जो उसका पार्ट है अपने आप को होल समझ लेता है और प्रकृति का विजेता मान करके अपने आप को दोहन शुरू कर देता है। 2 मिनट में वाइंड अप कर रहे हैं, ओनली 2 मिनट्स। फाइनल कंक्लूजन, यदि मेरे से कोई पूछता है तो मैं केवल 4 बातें कहूंगा प्रकृति संरक्षण के लिए। डिटेल में चर्चा किसी वक्त और करूंगा, बस पॉइंट बता देता हूं। विजडम, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट नेचर, you will have to follow 4 things which are very important for the preservation and regeneration for the nature. Number 1, wisdom. Wisdom is not knowledge. Knowledge and wisdom, these are 2 different things. Knowledge is simply information and wisdom is a skill to apply this information. बेटे, ज्ञान सूचना है। वेयर इज विजडम? T.S. Eliot लिखता है, इट वॉज लॉस्ट इन नॉलेज। एंड वेयर इज नॉलेज? इट वॉज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। बेटे, आज केवल इंफॉर्मेशन तक सिमट के न रहो, बल्कि विजडम की जरूरत है। और विजडम हमें बताती है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं दरबार में और दुर्योधन से कहे कि तुम ये स्थिति मत बनाओ, तो कहा मेरी विजडम ही खत्म हो गई है। देखो, आई लॉस्ट माई विजडम बिकॉज जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, केन अपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कहता है कि मेरी विजडम खत्म हो गई है। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है और जो जो कहता है वही वही करता हूं। बेटे, विजडम के स्तर पर आओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स इन टोटलिटी, that what is the main cause of ecological imbalances.
and how to cure it. Number 2, awareness among people, public. जनता को जागरूक करना जरूरी है, पब्लिक को जागरूक करना जरूरी है कि नेचुरल कैलेमिटी, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है. नंबर 3, विज करेज टू फाइट विथ इविल फोर्सेस. बेटा 2 मिनट रुक जाओ तुम, सॉरी फॉर, लेकिन वो लगता है ना कि जैसे बीच में कोई विजडम. नंबर 2 अवेयरनेस, नंबर 3 करेज. बेटे देखो इधर देखो, यू शुड लॉस्ट ऑफ करेज टू फाइट विथ इविल फोर्सेस, बट यू शुड नेवर कंप्रोमाइज टू इविल फोर्सेस एट एनी कॉस्ट. चिपको आंदोलन शुरू कर दिया था सुंदर लाल बहुगुणा जी ने, क्योंकि प्रकृति को काटना, हमको पहले काटो. दिस इज करेज. लेकिन करेज का मतलब नहीं हुआ कि जो मिले उसको मारते रहे. दिस इज नॉट करेज, दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ करेज. पॉजिटिव करेज टू फाइट विथ इविल फोर्सेस. एंड लास्ट थिंग इज कंपैशन. यू शुड नॉट लूज योर कंपैशन. बेटे, compassion is not sympathy, it is not empathy, but compassion is somehow the higher level of values for a man and society. जब हमारे मन में करुणा का भाव होगा तब हम सही रूपों में प्रोटेक्ट प्रकृति को कर पाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं.